तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स वाइफ। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 किया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम में भी सपोर्ट करें। आपको आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिएगा। आपको मेरे बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ के, और राहुल भैया के जो है आपको इकोनॉमिक्स से नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3, और आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें हम बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सपोज देखो बहुत सारे साइंटिस्ट एंड ऑथर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है और एक मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनके फीचर्स क्या है, फिर हम मैनेजमेंट के साथ मैच करेंगे एंड फिर हम कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट का फीचर्स आर्ट, साइंस, प्रोफेशनल के साथ मैच होता है या नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले आर्ट के फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम मैनेजमेंट के साथ मैच करेंगे कि मैच होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है, देखो बेसिक थ्योरी। जब हम लोग आर्ट पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो हमें बेसिक थ्योरी मिलती है। सपोज मान लो जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो देखो हम लोग बाद में डिवाइड हो जाते हैं टॉपर या एवरेज स्टूडेंट में। तो तुम लोग ध्यान से नोटिस करना, जब टॉपर या एवरेज स्टूडेंट से पहले हमें बेसिक नॉलेज जो मिलती है वो तो सेम मिलती है जो थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है 10th तक, चाहे वो साइंस वाला हो या आर्ट्स वाला हो या कॉमर्स वाला हो, 10th तक तो उसको सेम ही मिलती है ना नॉलेज। तो आर्ट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो पहला मैनेजमेंट का फीचर्स ये है, आर्ट के फीचर ये है। उसके बाद आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, पढ़ने का तरीका। अब देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो होते हैं ना सुबह पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं नाइट में पढ़ते हैं। वैसे ही जो मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी होता है कि उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। सबका एक अलग अलग तरीका होता है काम करने का। कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है और दिन में सोता है, कोई दिन में पढ़ता है और रात में सोता है। तो सबके अलग आता है। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी क्या होता है, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग नोटिस करना, जो टॉपर होता है उसका पेपर एक अलग ही होता है और एक एवरेज स्टूडेंट होता है नॉर्मल। इसको खाली आंसर से मतलब है कि देखो भाई जो क्वेश्चन ने पूछा मुझे इतना मार्क्स लेके आना है। बट जो टॉपर होता है वो एकदम अच्छे से डिटेल्ड में ड्राइंग, ग्राफ जो होता है सब बनाएगा। सो बेस्ड एज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आता है हम क्या मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं। तो देखो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स होती है, किताबें होती है। बेसिक हमें बताया जाता है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में करने से क्या होता है, एक बेसिस जो भी होता है थ्योरम होता है मैनेजमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये फीचर्स तो मैनेजमेंट में और आर्ट में मैच होता है, ठीक है। उसकी बात आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। सपोज मान लो एक मैनेजर होता है, मान लो तुम्हारे तुम एक मैनेजर हो तो तुम्हारा तरीका एक अलग होता है काम करने का, और मान लो मैं एक मैनेजर हूँ तो मेरा काम करने का तरीका अलग होता है। सबका काम करने का तरीका अलग होता है। कोई जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और कोई दिल्ली में रहता है, तो जो उसका काम करने का तरीका अलग है, मेरे से अलग तरीका अलग है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब मैं कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और तरीके से निकालता हूँ, कोई और तरीके से निकालता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और आर्ट में ये फीचर्स भी मैच होता है। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जो मैनेजमेंट का जो होता है वो क्रिएटिविटी आता है। सपोज मान लो कि मैं एक मैनेजर हूँ, मेरा एक अलग सोच है कि हाँ भाई इसको मेरे को इस तरीके से करना है, और सेम आर्ट में भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की फीचर्स और आर्ट की फीचर्स कहीं ना कहीं मैच होते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। अब आर्ट तो हो गया, इसके बाद चलते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस में तो साइंस का फीचर्स पहले मैच करेंगे और फिर मैनेजमेंट के साथ मैच करेंगे। तो पहला फीचर्स आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि सारे जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के उनमें बुक्स होती है, पूरे डिटेल्ड में होती है। तो इसमें जो पहली जो बेसिक थ्योरी होती है वो साइंस में भी होती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल हो सारे बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस के ऊपर है। एक दिन में ऐसे नहीं कि आप मॉर्निंग में उठे आपको सपना है कि भाई हाँ मुझे ये लॉ इन्वेंट करना है, ग्रेविटी होती है ये नहीं। बहुत सारे प्रैक्टिस लगते हैं, एक्सपेरिमेंट लगते हैं। अब जैसे मान लो बहुत सारे जो भी साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने यार एक रात में कुछ नहीं हुआ, वो उनकी सारी जवानी निकल रही, ये सब तो मेंटेन रहते हुए एक्सपेरिमेंट करते रहते, तब जाके उनके लॉज इन्वेंट हुए हैं। उसकी बात आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंस के जितने प्रिंसिपल है वो सारे हैं ना यूनिवर्सल, मतलब ऑल परवेसिव, या मतलब इसको परवेसिव भी बोल सकते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, एवरीवेयर जो यहाँ है वो वहीं पे है। सपोज यहाँ पे वाटर तो वहीं पे भी वाटर हो रहा है। कुछ ऐसे नहीं कि वहाँ पे हाँ मे बी वाटर यहाँ पे टेस्ट अलग हो सकता है, बट यही होता है।
अब चलो इसको हम लोग करते हैं मैनेजमेंट के साथ मैच। तो देखो मैनेजमेंट में मैंने क्या कहा था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सबसे बेसिक थ्योरी होती है, मैनेजमेंट में भी बेसिक थ्योरी होती है, उनकी भी बुक्स होती है पढ़ने के लिए, और वो भी सब नॉलेज के लिए ही होती है। सेकेंड प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये भी बात भी मैनेजमेंट मैच होती है। मैनेजमेंट में भी सारे जितने प्रिंसिपल बने हुए हमारे प्रिंसिपल जैसे जितने भी प्रिंसिपल बने सब प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बने हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो होते हैं इनके जो है ना रिजिड होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। बट जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से बताए, और ह्यूमन आपको पता है कि चेंजेस होता है। सपोज मान लो अभी मेरा मूड बहुत खुश है कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ बच्चे लोगों के लिए खुश हूँ, बट समटाइम्स 2 मिनट बाद मेरा मूड चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ह्यूमंस है। ह्यूमंस को कभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हारे साथ क्या बिहेव कर रहा है, वो क्या दिखाना चाह रहा है, तुम नहीं देख सकते। वो तुम्हारे साथ खुश है, अगले पद पर तुम्हारे पीछे जाके तुम्हारी बैक पे चेंज कर सकता है। तो ह्यूमंस को हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं मैच करता है मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है कि ये हर जगह नहीं होता। जैसे मान लो कि वाटर वहाँ पे भी और चाइना में ही वाटर होता है, ये बात सही है। बट मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। मान लो मैं कोई और प्रोसेस से काम करता हूँ, कोई और प्रोसेस से काम करता है, कोई भी होता है जो एकदम जो मैनेजर होता है, जो सुपीरियर होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, एकदम मतलब डिसिप्लिन से होता है। और कोई होता है जो फ्रीडम देता है, एकदम एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देता है, उनसे बातें करता है, उनसे कॉन्टैक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेता है उनसे। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी। चलो अब मैं तुम्हें ओवरव्यू देता हूँ एक बार साइंस का। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के साथ मैच होता है, ये भी कहीं ना कहीं मैच होता है, बट ये मैच नहीं होता। तो हम इसमें क्रॉस कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। प्योर साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट है। हम इसे प्योर साइंस भी बोल सकते हैं और हम इसे सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये 2 फीचर्स मैच होते हैं। तो आप याद रखिएगा एग्जैक्ट में कि इनएग्जैक्ट साइंस है और इम्प्योर है। मैनेजमेंट इज एन इम्प्योर और इनएग्जैक्ट। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप एक बार बुक रीडिंग लगा लेंगे ना, तो ये टॉपिक बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और मैं इसे नोट्स टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप इसे एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग प्रोफेशन के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखो हमने साइंस और आर्ट तो पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं प्रोफेशन की क्या फीचर्स हैं एंड उसके बाद हम मैनेजमेंट के साथ मैच करेंगे। तो देखो इसमें लिखा हुआ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो जैसे मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वैसे ही प्रोफेशन में भी होता है कि इनके बीच जैसे आप लोग मान लो सीए कोर्स से लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन देना पड़ता है, और फाउंडेशन देने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक होता है, वैसे ही इसमें वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मतलब बेसिक थ्योरी होती है हर एक कोर्स में प्रोफेशनल में आपको जाने के लिए। तो ये मैनेजमेंट के साथ तो मैच होता है। उसके बाद आता है सेकेंड, देखो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बट आपको प्रोफेशन में जाने के लिए हमेशा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब हर कोई प्रोफेशन में नहीं जाना पड़ता, आपको पहले उसके साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। बट हाल फिलहाल में आप देखा जाएगा तो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कि आप कोई भी अगर आप चाहे तो आप भी जा सकते हैं मैनेजमेंट में, अगर आप चाहे तो एज अ मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये मैच नहीं होता। उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो देखना जो भी होती है प्रोफेशन होता है, जैसे ये मान लो आपको सीए करना है, तो आपकी जो उसकी इंस्टीट्यूट होता है आपको उसमें रजिस्ट्रेशन और एडमिशन लेना पड़ता है। बट मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। आपको मैनेजर बनना है तो हाल फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि आपको एमबीए करना पड़ता है, एमबीए के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, आपको वैसे देखा जाए ना ये दोनों होते हैं, मैनेजर का भी इंस्टीट्यूट होता है और उनके भी एथिकल कोड होता है। बट आपका ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है सर्विस मोटिव। जैसे सी होता है तो उसका बेसिक मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। डॉक्टर होता है उसका बेसिक मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे और वो सोसाइटी को डेवलप भी करे। बट जब सर्विस मोटिव आती है मैनेजमेंट के लिए और मैनेजर के लिए तो मुश्किल हो जाता है कि आपको प्रॉफिट भी करना है और सोशल वेलफेयर करना है, तो ये मुश्किल होता है। तो इसको करना बहुत मुश्किल होता है, तो सर्विस मोटिव भी नहीं होता। तो पहला छोड़ के बाकी ये चारों मैच नहीं होते, क्योंकि कंपल्शन नहीं है कि आपको एमबीए करना ही होगा, आपको कोई एथिकल कोड मेंटेन करना ही होगा। तो ये चारों कंपल्सरी नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा लास्ट में, देखो लास्ट में नहीं मतलब अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट के साथ ही मैच होता है। बट ये जो चारों है ना, ये अभी प्रोसेस में है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आपको एमबीए डिग्री चाहिए, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको सर्विस मोटिव भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री शायद हो तो आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये अभी प्रोसेस में है, अभी हाल फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, हम इसको प्रोफेशन के साथ कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये
हम लोग सीधा नो लिख के आ सकते हैं। तो आप इसको भी एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में चलते हैं, वो आता है कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है। द प्रोसेस बाई विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है क्या है, देखो हमारे बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो शायद ये ऊपर नीचे हो सकता है, उसके साथ ये फंक्शंस भी होता है, बट ये फंक्शन हम लोग पढ़ते नहीं है डिटेल्स में। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइज मतलब वेरियस डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइज मतलब मिलकर काम करना। कोऑर्डिनेशन तो आपको मीनिंग में समझ आता है। जैसे सपोज मान लो आपका और एक आपका फ्रेंड है, आप मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप कोऑर्डिनेट करते हो ना कि हाँ भाई तेरा काम ये है, मेरा काम ये है, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब वर्क सिंक में करना चाहिए, एक साथ काम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई तू प्रोजेक्ट कर ले मैं नहीं करूँगा, नहीं, आपको दोनों को एक साथ करना होगा। तो इसका मीनिंग यही होता है, द प्रोसेस बाई विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हम सिंक्रोनाइज करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ सिंक्रोनाइज करना है, उनके साथ मिलकर चलना है। ऐसे नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं, अरे जब पैसे ही नहीं आएंगे तो काम कैसे हो रहा। तो सब सिंक में चलना पड़ता है, एक साथ चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ये डिपार्टमेंट काम कर रहा और ये नहीं चल रहा, सेल्स को भी करना होगा, प्रोडक्शन को करना होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा तो सेल्स वाले बेच ही नहीं क्या, तो सबको सिंक में चलना पड़ता है। सबसे पहले आता है और इसी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस, मतलब एसेंस मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इन एसेंस में 3 आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस में क्या आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शंस आते हैं। तो उन 5 फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में तो आपको मिलकर करना पड़ेगा ना, आप नहीं अकेले प्लानिंग कर ले। तो ये 5 फंक्शंस इंपॉर्टेंट आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन में, ये 5 फंक्शंस भी काम करते हैं। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। हमने अभी क्या पढ़ा इस चैप्टर में, टॉप लेवल, मिडल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल। सुपरवाइजरी और लोअर 80 लेवल को कहते हैं। एट एवरी लेवल आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। सपोज आप मान लो टॉप लेवल में, तो आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए मिडिल लेवल से तो कोऑर्डिनेशन, तो उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कि आपको बात करने की कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट आती है। तो ये टॉप हर लेवल में काम आता है, चाहे आप टॉप हो, चाहे आप लोअर हो, चाहे आप मिडल हो, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की विदाउट आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो चलिए आप यहाँ तक एक बार देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप रीडिंग लगाइएगा इस सब टॉपिक को, आपको क्लियर समझ आएगा। और आपको नहीं समझ आए तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसकी मीनिंग के बाद आपको सब कुछ समझ आएगा। कोऑर्डिनेशन इज द नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में चाहिए, वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, आपको हर जगह चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। आपको टॉप लेवल में भी चाहिए, आपको मिडल लेवल में भी चाहिए, और आपको मैनेजमेंट लेवल में भी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट, ये बहुत नेसेसरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ इसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला फीचर्स ऑफ आता है कोऑर्डिनेशन का, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इसका बेसिक मतलब होता है, देखो कोऑर्डिनेशन कब काम आता है, जब आप ग्रुप में काम करते हो। अगर आप एक मान लो मैं एक इंडिविजुअली अभी काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या काम आएगा कोऑर्डिनेशन, मैं खुद काम करता था, मुझे ही सोचना है, मुझे ही क्या करना है भाई, मुझे ही मोटिवेशन आएगा। तो जो कोऑर्डिनेशन है, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो ना तभी काम आएगा। सपोज मान लो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना, आप सिंगल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो यार आप सिंगल, आपको पता है यार मेरे को ही सामान लेके आना है, मेरे को ही सब कुछ करना है, मेरे को ही ड्राइंग बनाना है, मेरे को कुछ सब कुछ लिखना है, सब कुछ मुझे ही काम करना है। बट आप एक ग्रुप में काम करते हो, सपोज मान लो आप क्या है ना 3-4 जना ग्रुप है, तो आप काम डिवाइड कर दोगे ना कि हाँ भाई यार तेरा काम ये है, तू काम ये कर ले, तू पहन लिया, तू कुछ और लिया। तो ये इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ये ग्रुप में ही काम करेगा। उसके बाद आता है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। देखो जब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और इससे फीचर्स भी ये आता है क्योंकि सपोज मान लो आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप परचेज डिपार्टमेंट में हो, आप ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में हो, या फिर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, तो आपको इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब आपको यूनिटी में काम करना पड़ता है। सारे डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि परचेज डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा हो, फाइनेंस वहाँ पे पैसा नहीं भेज रहा, परचेज वाला परचेज नहीं कर रहा और सेल्स वाला सेल्स नहीं कर रहा, तो आपको यूनिटी में काम करना, मतलब एक साथ काम करना पड़ता है। उसके बाद
ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसके बाद है परवेसिव। परवेसिव ने आपने पहले पढ़ा है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाती करे। ऐसे नहीं है कि भाई उसको नहीं दिख रहा है कि कहीं झगड़ा हो रहा है तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, उसको सॉर्ट आउट करना हो रहा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के चले। डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब कि इसको करना ही आपको करना ही, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, आपको इसको लेके चलना होगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका एम अचीव गोल कर पाएगा। डेलिब्रेट मतलब होता है चलते ही रहना, इसको करना ही आपको, जैसे कि एनी हाउ करना है, इसलिए इसको डेलिब्रेट फंक्शन भी कहते हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा सबसे पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज से मतलब हम क्या समझते हैं, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है ना तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपका कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगर आपका छोटा है तो उतनी फिर भी हम चला लेते हैं। सपोज मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मैं एक अकेला हूँ तो मैं चला लूँगा, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100-200 लोग हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सबको एक साथ ले चलना पड़ता है। उसके बाद आता है सेकेंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है एंड सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको सबको एक साथ लेना पड़ता है। ये सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट है बट आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन रोल कर पाएगी। तो ये भी सेकेंड इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, सपोज देखो वहाँ पे आपको CA भी मिलेगा, CFO भी मिलेगा, तो क्या होता है वो प्रोफेशनल, उनके पास एक डिग्री है कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको एक लेवल में संभालना हो रहा। सपोज मान लो कि आप CA है तो इसका मतलब आप नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको एक साथ भी काम करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन मतलब आपके पास बहुत सारे इतने स्पेशलाइजेशन आदमी आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि वो उनसे ऊपर कोई नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन से हम ये भी ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस आ जाती है। आप एक बार बुक रीडिंग कर लीजिएगा और इसके इंपॉर्टेंस लगा दीजिएगा एक बार बढ़िया से, और एक बार मस्ट रीडिंग कर लीजिएगा। NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट आप कोई और भी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, चाहे पूनम राधी हो या NCERT, आप पढ़ लीजिएगा एक बार और रीडिंग लगाइएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से। और तो चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बुक रीडिंग लगा लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम बाद में शुरू करेंगे, पहले हम अकाउंट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।